students, I hope you all are doing well. Welcome back to the second part of this session, which is sentence elements. Students, we have already discussed part 1 of this session. If you have not gone through that video, you can click on the I button and you can watch the video. So students, according to the function of a verb, I told you that we can categorize the verb in 4 different categories, 4 different parts. First part of the verb, which was helping verb versus main verb, we have already discussed in part 1, and second category is transitive and intransitive verb. So according to the function of the verb, we can again categorize the verb into 2 parts, which is transitive verb and intransitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब जिसको आप हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हो और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसको आप हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं. ठीक है, तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं. अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वर्ब जिसको किसकी जरूरत होती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. मतलब ये वर्ब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी वो विदाउट ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस नहीं रखेंगी, वो कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देंगी हमें. ठीक है, जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द बुक्स विद यू. डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द बुक्स विद यू. अब ये जो द बुक्स है ये हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट है. अब अगर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी ये नहीं समझ में आता, तो बस कुछ ही देर की बात और है. आपको एस वी पढ़ने के बाद में जो हमारा थर्ड सेंटेंस एलिमेंट है वो ऑब्जेक्ट ही है, वो हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो द बुक्स जो है, अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूं डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग व्हाट, व्हाट क्या नहीं बोलना है आपको, तो व्हाट का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है बुक्स. अगर आप यहाँ से द बुक्स हटा देंगे तो वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा, है ना. मतलब ये ऐसी वर्ब है ब्रिंग जिसको एक ऐसी चीज की, एक ऐसी नाउन की जरूरत है जिस पर इस वर्ब का इफेक्ट तो हो. क्या नहीं लाना है या क्या लेकर आना है, तो वो समथिंग मुझे यहाँ पे देना होगा. इट मींस ब्रिंग जो वर्ब है कैन नॉट स्टैंड अलोन विदाउट एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसलिए आप ब्रिंग को क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, she made coffee for all of us. Again, she made coffee. So what did she make? अगर मैं यहाँ क्वेश्चन पूछूं उसने क्या बनाया, तो अगर आप यहाँ से कॉफी हटा देंगे तो अगेन यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा कि she made what for all of us. कुछ तो बनाया होगा ना उसने. तो ये जो प्लेस है, ये जो वर्ड है, ऑब्जेक्ट है ये. अब क्योंकि इस वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप मेड को यहाँ क्या कहोगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहोगे. ठीक है, मेड को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए. थर्ड सेंटेंस है आई नीड अ जॉब. अगेन आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट डू आई नीड, मुझे क्या चाहिए. तो नीड जो वर्ब है वो भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर इस नीड का ऑब्जेक्ट इसके पास है. ठीक है ना, तो ऐसी वर्ब्स जो एक ऑब्जेक्ट को लेती हैं अपने साथ उन्हें आप ट्रांजिटिव वर्ब्स कहेंगे. क्लियर है ना. अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. अब कुछ वर्ब्स ऐसे भी होती है स्टूडेंट्स जो बिना ऑब्जेक्ट के आती हैं और कंप्लीट सेंस भी देती हैं, इनकम्प्लीट सेंस नहीं देती. ठीक है, मतलब उनको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस. दे लाफ्ड. बताओ, दे लाफ्ड, यहाँ दे सब्जेक्ट है, लाफ्ड यहाँ वर्ब है. अब अगर मुझे ये बताना हो कि ये वर्ब कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो देखिए यहाँ तो सेंटेंस ही हमारा खत्म हो गया है, कंप्लीट है. और ऐसा भी नहीं है कि ये सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप यहाँ मैंने लगा दिया तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ये इनकम्प्लीट सेंस भी नहीं दे रहा. मतलब लाफ को यहाँ किसी भी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है. It can stand alone and it will give a meaningful sense. ठीक है, they laughed, वो हंसे. भाई यहाँ पे मुझे क्यों जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की, क्योंकि bring का एक्शन किसी ना किसी चीज पे तो परफॉर्म होगा ना, make का एक्शन किसी ना किसी चीज पे तो परफॉर्म होगा ना, कि क्या बना रहे हो आप या क्या बनाया, क्या लेकर आना है. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. हंसना अपने आप में एक पूरी वर्ब है. ठीक है, come and sit. कम और सिट दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ना तो कम को और ना सिट को और किसी चीज की जरूरत है. आओ और बैठो. ठीक है, तो यहाँ कम और सिट दोनों को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए दोनों ही वर्ब्स कैसे कहलाएंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब.
ठीक है, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब। शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, यहाँ क्राई को किसी और ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये जो क्राई है ये भी यहाँ कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, तो अब यहाँ ऐसा ना सोचेंगे भाई स्टूड के बाद तो ये अप आ रहा है, तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट वैसे भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ऑब्जेक्ट जो है वो एक नाउन या प्रोनाउन होते हैं, या नाउन फ्रेजेस या नाउन क्लॉजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो अप है ना, ये तो लोकेशन बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अप है, अबव है, इन है, आउट है, बिलो है, डाउन है, ये सब जो है ये एडवर्ब का काम करते हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इनको हम। तो आप ये मत सोचना कि स्टूड के बाद एक वर्ड तो है ना, वर्ड होने से कुछ नहीं होगा, वो वर्ड ऑब्जेक्ट है क्या, ये देखना पड़ेगा आपको। तो नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मींस यहाँ ये वर्ब भी कैसे है हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, if you really want to make correct use of a verb, so it is always suggested that you should see a good dictionary before using a verb. तो ये अच्छी डिक्शनरी ही आपको ये बताएगी कि किसी वर्ब को आपको किस पैटर्न में यूज करना है। जब आप डिक्शनरी देखते हैं और डिक्शनरी में एक वर्ड के जो 2, 4, 5, 6 जितने भी मीनिंग्स दिए हुए रहते हैं, वह आप ध्यान से देखेंगे इस तरीके से दिया होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, तो इस तरीके से आपको वहां पे सिंबल्स मिलेंगे। अगर आपको उस वर्ब के आगे टी दिख रहा है तो इट मींस दैट वर्ब कैन बी यूज्ड ओनली ट्रांजिटिवली। अगर वहां आई देख रहे हो आप तो इसका मतलब ये कि वो जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिवली ही यूज होगी, मतलब उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर इस तरीके से दे रखा है स्लैश लगा के, सो इट मींस समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली एंड समटाइम्स इट कैन आल्सो बी यूज्ड इंट्रांजिटिवली। मतलब ऐसी भी कुछ वर्ब्स होती हैं जो बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं, ठीक है। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। देखिए इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। ही इज प्लेइंग। अब अगर हम प्ले वर्ड की बात करें तो प्ले वर्ड के आगे आप इस तरीके से देखोगे, मतलब इट कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली एज वेल एज इंट्रांजिटिवली, ठीक है। तो ही इज प्लेइंग कंप्लीट है सेंटेंस कि वो खेल रहा है ना, लेकिन यहाँ किस तरीके से यूज हो रही है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। रीजन, क्योंकि प्ले के बाद में मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया यहाँ, ठीक है ना। ही इज प्लेइंग इन द फील्ड। अभी भी मैंने बताया था कि इन द फील्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक नाउन, एक प्रोनाउन या फिर एक नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज ही हो सकता है, ठीक है। इन द फील्ड लोकेशन है, इट मींस अगेन ये क्या हो गया है, एक एडवर्ब हो गया। इट मींस यहाँ भी प्ले के बाद एक ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, ये प्ले भी यहाँ इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक है। He is playing chess। अब आप कह सकते हो what is he playing, वो क्या खेल रहा है, तो what का जो जवाब मिला मुझे वो क्या मिला, chess। It means ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब क्योंकि प्ले के पास इसका एक ऑब्जेक्ट है, मुझे what का जवाब मिल गया है, इट मींस ये प्ले यहाँ कैसे यूज हो रहा है, ट्रांजिटिवली यूज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अ वर्ब कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। लेकिन ये भी देखना कि उस वर्ब के आगे जरूरी नहीं है कोई भी वर्ड या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑब्जेक्ट होगा, नहीं, आपको क्वेश्चन पूछना होगा व्हाट का या whom का। ये मैं ऑब्जेक्ट में आपको आगे पढ़ाऊंगी कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है हमें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, शी सिंग्स। भाई आपने किसी को ऑक्यूपेशन बताया, मान लो कि शी सिंग्स, वो गाना गाती है, वो गाती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन अगर मुझे बोलना पड़ गया आई टीच इंग्लिश, तो मैंने ऑब्जेक्ट भी ले लिया। इट मींस टीच भी कैसी वर्ब है जो मैं विदाउट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकती हूँ और विद ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। शी सिंग्स अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे रहा है कि वो गाती है। शी sang द नेशनल एंथम। अब अगर मैं पूछूं व्हाट डिड शी सिंग, तो व्हाट का जो जवाब है वो क्या मिला मुझे, द नेशनल एंथम। मतलब मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया। इट मींस ये सिंग यहाँ किस तरह से यूज हो रहा है, ट्रांजिटिवली, और यहाँ कैसे यूज हो रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह, ठीक है ना। आई वॉक आफ्टर डिनर। अब ये जो वॉक वर्ब है, भाई मैंने आपसे कहा था ना कि किसी भी वर्ब को अच्छे से यूज करने के लिए एक अच्छी डिक्शनरी को फॉलो करो, वो आपको बताएगी कि किस सिचुएशन में वो ट्रांजिटिव होगी और किस सिचुएशन में वो इंट्रांजिटिव होगी, ठीक है। अब वॉक वर्ड जो है, आई वॉक आफ्टर डिनर, यहाँ वॉक का मतलब है घूमना, कि मैं डिनर करने के बाद में घूमता हूँ, ठीक है।
यहाँ वॉक के बाद देखो फिर से आफ्टर डिनर एक टाइम है, मतलब ये भी एक एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इस वर्ब को क्या कहोगे आप? इंट्रांजिटिव वर्ब कहोगे। लेकिन शी वॉक्स हर डॉग फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। अब मैंने आपसे कहा था अगर आप व्हाट या होम का क्वेश्चन पूछोगे तो देखो यहाँ जो वॉक है ना, इसका मतलब चलना नहीं है। ऊपर वाले में तो चलना है, लेकिन नीचे वाले में वॉक का मतलब चलना नहीं है। वॉक का जो मीनिंग है वो ये है टू ब्रिंग एन एनिमल आउट, स्पेशली अ डॉग, फॉर अ वॉक। ठीक है, किसी डॉग को जनरली हम पेट को घुमाने ले जाते हैं, उसका मतलब है यहाँ पे वॉक। तो यहाँ घूमना नहीं है, इसका मतलब है घुमाना। शी वॉक्स हर डॉग, वो अपने डॉग को घुमाती है एवरी डे 30 मिनट्स के लिए। तो किसको घुमाती है बताओ? ये किसको? हुम का जवाब कौन दे रहा है हमें? हर डॉग। मतलब मेरे पास यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, इट मींस यहाँ ये वॉक भी कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में। और कुछ मैंने वर्ब्स यहाँ लिखी हैं, कॉमन वर्ब्स, ब्रिंग, गिव, टेक, कैरी, किक, स्टैंड, बाय। ये अकेली नहीं आ सकती, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। भाई किक, किसको किक किया? कुछ ना कुछ तो आएगा ना। बाय, क्या खरीदा? अकेले नहीं आ सकता है। कैरी, कुछ तो कैरी करोगे ना। ऐसे बोला गिव, प्लीज गिव, क्वेश्चन रह जाएगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस रह जाएगा। व्हाट, क्या दूं? तो आपको गिव, टेक, ब्रिंग, इन सब के बाद में एक ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन लाफ, सिट, स्टैंड, स्माइल, स्लीप, क्राई, डाई, अराइव, इनके साथ में आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये अपने आप में अपना कंप्लीट सेंस लिए हुए होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, सेकंड जो कैटेगरी है हमारी वो है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए क्या होती है नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब? अ वर्ब व्हिच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर। नंबर मींस क्या होता है? सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट या प्लूरल है? नंबर मींस वचन, ठीक है, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड टेंस, मतलब एक ऐसी वर्ब जिसका पूरा पूरा अग्रीमेंट होना चाहिए उसके सब्जेक्ट के साथ। अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। अगर वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है, उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग ये वर्ब अपनी फॉर्म चेंज करती है। उसको तो क्या कहोगे आप? फाइनाइट वर्ब कहोगे। ठीक है, देखिए, अ सेंटेंस डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट अ फाइनाइट वर्ब। इट मींस कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में हो चाहे ना हो, लेकिन एक फाइनाइट वर्ब मेन मीनिंग देती है हमें सेंटेंस में। इसलिए फाइनाइट वर्ब के बिना एक सेंटेंस जो है वो बन नहीं सकता। ठीक है, मैंडेटरी होती है, वो मेन वर्ब होती है। ठीक है, और अग्रीमेंट होना चाहिए उसका उसके सब्जेक्ट के साथ। पहले इसको भी पढ़ ले, फिर साथ में एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि हम हर एग्जाम्पल में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? These verbs are not bound by tense, मतलब टेंस का इन वर्ब्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो वर्ब एज इट इज रहने वाली है। पर्सन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो पर्सन है वो सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, या नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, मतलब इट इज नॉट बाउंड बाय द टेंस, नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका इन चीजों पर। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो ये तीन तरीके की होती है, इन्हें हम देखेंगे आगे। पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं कि दोनों को हम एक सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कौन सी तो फाइनाइट वर्ब्स हैं और कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट से एग्रीमेंट होना चाहिए ना, मतलब ये टेंस, सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग अपना जो फॉर्म है वो बदलती है। जैसे ये सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वॉन्ट, ये मेन मीनिंग दे रही है, मतलब ये तो है फाइनाइट वर्ब। अब देखो यहाँ जो टू स्टडी है, ये टू स्टडी यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों है इसका पता आपको इन दोनों सेंटेंसेस से लगेगा। क्यों है देखो, जब मैंने इसी सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट टेंस में था, मैंने सोचा कि इसको पास्ट में बनाऊं तो क्या चेंजेस हुए। देखो, जब मुझे इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा तो ऑब्वियसली मुझे वांट की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो देखो यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब ने अपनी फॉर्म चेंज की, इसने, इसको वांट से वांटेड होना पड़ा। लेकिन टू स्टडी एज इट इज
जैसा कि ऊपर था, मतलब प्रेजेंट टेंस में भी वो टू स्टडी रहा और पास्ट टेंस में भी वो टू स्टडी ही रहा, है ना। जब मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, आई के साथ वांट आया, जब मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया और मेरा ये जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जैसे ही मेरे पास एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है, मुझे प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है वो कैसे चेंज करनी पड़ेगी, मुझे अब वांट में क्या लगाना पड़ गया, एस। तो आप तीनों सेंटेंसेस में देखो, यहाँ वांट क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है आई के साथ, यहाँ प्रेजेंट टेंस में शी के साथ, तो ये वांट्स हो गया और पास्ट टेंस में वांटेड हो गया। लेकिन ये टू स्टडी देखो, प्रेजेंट, पास्ट, और चाहे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हर केस में ये टू स्टडी जो है अपनी फॉर्म चेंज नहीं कर रहा। इसलिए कि जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना टेंस के अकॉर्डिंग या पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल रही है उसे तो फाइनाइट वर्ब कह रहे हो, और जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म नहीं चेंज करती उसे क्या कहोगे आप, नॉन फाइनाइट वर्ब कहोगे, क्योंकि वो बाउंड नहीं है, टेंस और सब्जेक्ट से वो बाउंड नहीं है, वो एज इट इज ही रहने वाली है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, आई लव पेंटिंग। अब मैंने यहाँ एक ही सेंटेंस लिखा, यही इसी को इसी से पहचानेंगे, आई लव पेंटिंग। कैसे पहचानूं मैं मेरी वर्ब कौन सी फाइनाइट और कौन सी नॉन फाइनाइट है, तो चेंज करके देखो। अगर मेरे को ये वाला सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में बनाना पड़े तो आप कैसे बनाओगे, आई लव्ड पेंटिंग कर दोगे, तो कौन सी वर्ब चेंज हुई, लव लव्ड में चेंज हो गई, लेकिन पेंटिंग पेंटिंग ही रहा। अगर मैं इसी सेंटेंस को शी से ही से बनाना चाहूं तो यहाँ लव की जगह क्या हो जाएगा, लव्स, लेकिन पेंटिंग पेंटिंग ही रहने वाला है। इसलिए लव तो क्या है आपकी फाइनाइट वर्ब और पेंटिंग क्या है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये अपनी फॉर्म नहीं चेंज कर रही, ठीक है ना। इट इज अ ब्रोकन चेयर। अब अगर इसी सेंटेंस को मुझे पास्ट टेंस में बनाना पड़े तो मैं क्या चेंज करूं बताओ, इट इज अ ब्रोकन चेयर को आप बोलोगे इट वाज अ ब्रोकन चेयर। ये इज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, लेकिन ये ब्रोकन ब्रोकन ही रहेगा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन वर्ब है ना ये, ठीक है। तो ये तो है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब और ये है हमारी फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। हैविंग ईटन हिज डिनर ही वेंट टू स्लीप। खाना खाकर, अपना डिनर खाकर वो सोने चला गया। अब देखो ये जो हैविंग ईटन हिज डिनर है, ही वेंट टू स्लीप, अगर मुझे इस चीज को प्रेजेंट में या फ्यूचर में लिखना पड़े तो इस सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस होंगे, हैविंग ईटन हिज डिनर ही गोज टू स्लीप, हैविंग ईटन हिज डिनर ही विल गो टू स्लीप, चेंज हो गया टेंस। तो बताओ इस चीज पे कोई फर्क पड़ा क्या, हैविंग ईटन पे कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसलिए इसको क्या कहोगे आप, नॉन फाइनाइट वर्ब। ये चेंज हुआ था, यहाँ गोज भी आया था और विल गो भी आया था, है ना, यहाँ पे गोज भी आएगा और विल गो भी आ सकता है, इसलिए इसको क्या कहोगे आप, फाइनाइट वर्ब कह दोगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, फाइनाइट वर्ब तो मेन मीनिंग देगी आपको सेंटेंस में, इसके बिना एक सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो एक एक्सटेंशन का काम करती है सेंटेंस में, मतलब उस सेंटेंस को आगे बढ़ाती है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अ नॉन फाइनाइट वर्ब कैन बी लेफ्ट आउट, ठीक है भाई। जैसे मान लो आपने कहा शी वांट्स टू गो शॉपिंग, शी वांट्स टू गो शॉपिंग, और सिर्फ इतना सा आ जाए आई वांट टू गो नाउ, ठीक है। तो एक जगह आपने टू गो भी लगाया और शॉपिंग भी लगाया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में आपने शॉपिंग नहीं लगाया, तो इट मींस ये एक्सटेंशंस हैं, एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको आप अपने सेंटेंस में जरूरत ना पड़ने पे हटा सकते हो, इनकम्प्लीट सेंस नहीं देगा वो आपको, ठीक है। अब एक नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है बच्चों, वो तीन तरीके की होती है, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये इनके नाम है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये पूरा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सीरियस टॉपिक है, जिसको अराउंड हम 2-3 पार्ट्स में करेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही हमारी फाउंडेशन सीरीज चल रही है, तो मैं इसमें डीप नहीं जा सकती ज्यादा। इसके लिए आगे जो वीडियोस में अपलोड करूंगी उसमें आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल जो मैं बता रही हूँ आप सुने, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। तो अगर कहीं आपको 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, जैसे कि देखो यहाँ है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको तो क्या कहोगे आप, इन्फिनेटिव, जो कि क्या कहलाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब।
ये कभी कभी बिना टू के भी आती है, जिसको आप बेयर इंफिनिटिव कहते हो, हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। जेरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है। यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है आई लव पेंटिंग। पेंट जो वर्ब है उसमें आईएनजी जोड़कर बनाया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, जेरंड। ये भी अपना रूप नहीं बदलेगा टेंस और पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है, बट इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, जैसे कि देखिए यहाँ बन रहा है, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन होती है, तो ये जो ब्रोकन है यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, क्योंकि इसका टेंस से कोई कनेक्शन नहीं है, टेंस के अकॉर्डिंग वो अपनी फॉर्म कभी नहीं बदलेगा। वो जो टूटी हुई चेयर है ना बच्चों, वो अभी अगर टूटी हुई है तो वो पास्ट में भी टूटी हुई थी और वो टूटी हुई होगी, तो उसका फॉर्म नहीं बदलेगा, ठीक है। आप फाइनाइट वर्ब बदलोगे, उसका टाइम बदल दोगे, चेयर का एडजेक्टिव थोड़ी बदलोगे, ठीक है। लास्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल, जो कि बनता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। देखिए इसका एक एग्जांपल, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, ईट, एट, ईटन, ये रिवर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका भी देख लो आप, टेंस और सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जब आपने अपने सेंटेंस का टेंस चेंज कर दिया था तो भी ये हैविंग ईटन ही रहा। सो डोंट वरी अबाउट दिस टॉपिक, वी विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोस। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और स्टूडेंट्स, ये है हमारा फोर्थ कैटेगरी वर्ब को लेकर, जो कि है लिंकिंग वर्ब, जिसको हम कॉपुलर वर्ब्स या कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं, और एक्शन वर्ब। तो अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। पहले तो देखिए इसकी डेफिनेशन, अ कॉपुलर वर्ब इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्ब यूज्ड टू जॉइन एन एडजेक्टिव और अ नाउन कॉम्प्लीमेंट टू अ सब्जेक्ट। देखिए लिंकिंग वर्ब जैसा कि नाम से ही कह रहा है, लिंक करने का काम करता है ये, ठीक है। और वो एक्शन वर्ब है, उसको भी देखते हैं अभी। तो ये लिंक करेगा, देखो किसको किससे लिंक करेगा, यूज्ड टू जॉइन एन एडजेक्टिव और अ नाउन। ये नाउन और एडजेक्टिव को उसके सब्जेक्ट के साथ लिंक करने का काम करेगा। देखो जैसे कि मैंने इसका पैटर्न में यहाँ लिखा हुआ है कि जनरली इससे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट आएगा, बीच में लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब, मैंने यहाँ सीवी लिखा है इसको, और उसको किससे जोड़ देगा, नाउन या एडजेक्टिव से कनेक्ट करने का काम करेगा केवल, ठीक है। सिर्फ एसोसिएट करेगा उस नाउन और एडजेक्टिव को उस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। और एक्शन वर्ब जैसा कि नाम से कह रहा है, एन एक्शन वर्ब इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी। तो देखो अपने आप ही दोनों में डिफरेंस हो गया ना, ये लिंकिंग वर्ब का काम है लिंक करना, कनेक्ट करना, और एक्शन वर्ब का काम है मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी को शो करना। मतलब यहाँ सच में एक एक्शन डिनोट होगा, वहां एक्शन डिनोट नहीं होगा। आप समझे कैसे इस चीज को, तो मैंने इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए एक ही वर्ब ले रही हूँ, जो एक सेंटेंस में तो हम उसको एज ए लिंकिंग वर्ब देखेंगे और एक सेंटेंस में हम उसको एज एन एक्शन वर्ब देखेंगे, और वो वर्ब है लुक, ठीक है। देखिए जब मैंने कहा he looked angry और यहाँ मैंने लिखा he looked angrily, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये लुक यहाँ एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है, या यहाँ पर ये लुक एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि वो गुस्से में दिखा, और एक सेंटेंस और हम बोले उसने गुस्से से देखा, तो दोनों में डिफरेंस नहीं है क्या? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जब मैंने एक पर्सन के लिए कहा वो गुस्से में दिखा, इट मींस वो गुस्से में था, वो उसका डिस्क्रिप्शन है कि ही वाज एंग्री। और जब मैंने कहा उसने गुस्से से देखा, तो ये उसने एक एक्शन किया था जानबूझ के, एक उसकी एक्टिविटी थी, ये फिजिकल एक्टिविटी जो उसने अपनी आईज को यूज करके गुस्से में देखा था मेरी तरफ, तो वो तो है एक्शन, ठीक है। ये तो हुई हिंदी की बात। अब ग्रामर में हम किस तरीके से देख सकते हैं इसको, तो देखो यहां दिख रहा है आपको सब्जेक्ट, और ये एंग्री बताइए क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? एंग्री एक नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिटी बताता है, इसलिए एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहां देखिए ही सब्जेक्ट है
और मैं एंग्रीली की बात करूं तो जब आप किसी एडजेक्टिव में ly ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स एन एडवर्ब। तो देखो बच्चों, एंग्री और एंग्रीली में वही डिफरेंस है जो पोलाइट और पोलाइटली में है। अगर आपको कहना है कि द लेडी इज, तो पोलाइट बोलोगे या पोलाइटली बोलोगे? पोलाइट बोलोगे, क्योंकि लेडी की क्वालिटी बता रहे हो। लेकिन आपने कहा शी स्पोक, पोलाइट या पोलाइटली, तो अब उसके बोलने का मैनर बताना है आपको, और मैनर बताने के लिए आप एडजेक्टिव का नहीं एडवर्ब का यूज करते हो, तरीका बताने के लिए, ठीक है। अब अगर आपने ये ly लगाया, मतलब अगर ये एक एडवर्ब है, तो देखो एडवर्ब अगर यहाँ मैनर बता रहा है तो ये कॉमन सेंस की बात है ना कि मैनर किसका बताएगा? एक एक्शन का ही तो बताएगा ना। जब तक एक सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा तो तरीका किसका बताओगे? यहाँ तरीका किसका है? उसके देखने का तरीका कैसा था गुस्से में, तो इसलिए इसको आप क्या कहोगे बच्चों? एक्शन वर्ब कहोगे। और यहाँ क्योंकि एडजेक्टिव था इसलिए इसको क्या कहोगे आप? लिंकिंग वर्ब या कॉपुलर वर्ब कहोगे। तो ये कैसे पता लगा आपको कि यहाँ तो आ रहा है एडजेक्टिव और यहाँ आ रहा है एडवर्ब? क्लियर है? ठीक है। और देखो, The milk tastes sour। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सडनली हमारे अंदर आती हैं, या सडन फीलिंग्स जैसे हम कहें, अचानक हमारे मुंह से निकल जाता है या हमें महसूस होता है। सपोज हमने मिल्क पिया है ना, और मिल्क पीते ही एक सिप लेते हमें लगा ये तो खट्टा है, ये तो खट्टा है। क्या आपने जानबूझ के अपने टंग से कहा था कि भाई खट्टा महसूस करना, या ये उसका फीचर ही था? ये उसका फीचर ही था कि आपने मिल्क पिया और आपकी टंग को वो खट्टा लगा, जानबूझ के आपने ऐसा नहीं किया था। ये मिल्क का फीचर था, ये उसकी क्वालिटी थी, ये उसका डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। तो मतलब आप ये भी देख सकते हो कि जब आप लिंकिंग वर्ब का यूज कर रहे हो तो लिंकिंग वर्ब को पहचानने के लिए आप इसको रिप्लेस कर दो, रिप्लेस विद बी। अगर आप किसी भी सेंटेंस में कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो लिंकिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है, तो आप उस वर्ब को बी से रिप्लेस करके देखो। अगर रिप्लेस करने से भी आपका सेंटेंस करेक्ट हो रहा है ग्रामेटिकली, इट मींस वो एक लिंकिंग वर्ब है। मतलब देखो, जब मैंने कहा ही लुक्ड एंग्री, जब मैं उससे मिली तो वो मुझे गुस्से में दिखा, इट मींस ही वाज एंग्री। वो कैसा था? गुस्से में था। तो बी फॉर्म मैंने यहाँ लगा दी, बी की पास्ट फॉर्म लगा दी वाज। मैंने दूध पिया और द मिल्क टेस्टेड सार, वो मुझे खट्टा लगा, ठीक है, खराब लगा, इट मींस द मिल्क इज सार, वो खट्टा है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। तो मुझे वैसे ही पता लग गया ना कि ये सार अगर डिस्क्रिप्शन है तो वही एडजेक्टिव है किसका? इस मिल्क सब्जेक्ट का। इसलिए टेस्टेस को क्या कहोगे आप? लिंकिंग वर्ब कहोगे, क्योंकि आप टेस्टेस को बी फॉर्म से रिप्लेस कर पा रहे हो, ठीक है ना। और वही मैंने लिया शी टेस्टेड द मिल्क। जब मैंने कहा कि मुझे दूध खट्टा लगा, तो सपोज मेरे बगल में और कोई भी बैठा, उन्होंने कहा अच्छा लो मैं टेस्ट करता हूँ या करती हूँ, तो मैंने कहा शी टेस्टेड द मिल्क। अब उन्होंने जानबूझ के टेस्ट किया, मतलब उन्होंने एक फिजिकल एक्टिविटी जानबूझकर की। वो चाहती तो उसे नहीं भी कर सकती थी, रोक सकती थी, तो ये उनके हाथ में था। मतलब ये एक एक्शन है जो शी ने जानबूझ के किया था, इसलिए इसको क्या कहोगे आप? एक्शन वर्ब कहोगे। लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं है, ये मिल्क की क्वालिटी थी ही थी। अगर मैं नहीं उसको टेस्ट करती और कोई करता तो भी उसकी जो क्वालिटी है मिल्क की, वो खट्टापन ही रहता उसमें। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, आगे देखो, द रोजेस स्मेल स्वीट। अब जनरली हमने कहा गुलाब जो है वो बहुत अच्छी खुशबू देते हैं, तो ये जो है रोजेस का एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, एक फीचर है ना उसका। तो अगेन पहले तो मैं वही चीज करती हूँ, क्या मैं इसको बी फॉर्म से रिप्लेस कर सकती हूँ? तो यस, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। द रोजेस आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, है ना। तो द रोजेस आर स्वीट, इट मींस स्वीट जो है वो रोजेस की क्या है? क्वालिटी। इट मींस ये एक एडजेक्टिव है। तो मुझे पता लग गया कि भाई ये स्मेल यहाँ पर कैसे काम कर रही है? लिंकिंग वर्ब की तरह, है ना। मतलब रोजेस की ये क्वालिटी है ही है, मैं चाहे उसको स्मेल करूं या ना करूं, ये एक्शन मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ये रोजेस का फीचर है ही कि वो अच्छी स्मेल देते हैं, ठीक है। आई कैन स्मेल समथिंग रॉटन इन द बॉटम ऑफ द फ्रिज। अब यहाँ स्मेल में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखो, एक तो होता है कि जनरली हम सांस ले रहे हैं 24 आवर्स, है ना, जानबूझ के नहीं कर रहे उस एक्शन को। लेकिन जैसे आपने फ्रिज खोला और आपने कहा कि मैं
स्मेल कर सकता हूँ, कुछ ऐसा स्मेल मुझे आ रही है कि कुछ खराब हो गया है, समथिंग हैज रॉटन इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ खराब हो गया है, इट मीन्स आई एम यूजिंग माई नोज हियर। ठीक है, सो व्हेन यू आर यूजिंग योर नोज इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विलिंगली। ठीक है, तो अब यहाँ जो स्मेल है वो एक एक्शन वर्ब है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है बेसिकली लिंकिंग वर्ब में और एक्शन वर्ब में। लिंकिंग वर्ब में आप लिंकिंग वर्ब के बाद एक एडजेक्टिव प्लेस करते हो और एक्शन वर्ब में एक एडवर्ब प्लेस करते हो। अच्छा, ये एक एरर हो जाएगी, अगर यहाँ एडवर्ब लिख दिया हमने तो वो एक एरर हो जाएगी अगर बीच में एक लिंकिंग वर्ब है तो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे पता लगेगा ये लिंकिंग वर्ब है या फिर एक्शन वर्ब है। भाई यहाँ एंग्रीली भी तो आ सकता था ना, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। So students, कुछ common linking verbs I have written here. Let's have a look. 5 जो हमारे senses होते हैं उनसे 5 linking verbs निकलती हैं। Look, sound, smell, taste और feel। ठीक है, eyes से look, ear से sound, nose से smell, tongue से taste और skin से feel। बी फॉर्म में इसी में इंक्लूड करते हैं हम, जिसमें इसे हमारे वर्ड्स आते हैं seem, appear, get, grow, turn, remain, keep, become, stay, prove, go, come and resemble। ये सारी हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं ताकि थोड़ा सा और हम डीपली देखें कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे एक लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को। The leaves have turned yellow। यहाँ जो मैंने वर्ब ली है स्टूडेंट्स वो ली है turn। ठीक है, तो the leaves have turned yellow। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वर्ब को बी फॉर्म से रिप्लेस कर पा रहे हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि आगे आने वाला जो वर्ड है वो एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है आपके सब्जेक्ट को, मीन्स एक एडजेक्टिव है। तो the leaves have turned yellow। भाई ये जो काम है ये एक मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी है क्या जो लीव्स ने जानबूझकर की, या वो जब चाहे इसको रोक सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, स्टेट में चेंज अपने आप होगा, चाहे हम चाहें या ना चाहें, वो ऑटोमेटिकली स्टेट में जो है वो बदलाव होगा। तो पेड़ के पत्ते जो है वो अपने आप ग्रीन थे, येलो हो गए, स्टेट चेंज हो गई, ये एक एक्टिविटी नहीं है। इट मींस अगर मैं यहाँ बी फॉर्म लिख दूं, इट मींस द लीव्स आर येलो नाउ, मतलब अब जो पत्तियां हैं वो पीली हो गई है, तो येलो जो है वो लीव्स का क्या बन गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आया, इट मींस ये टर्न यहाँ क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ देखो, आई टर्न द डोर हैंडल, मैंने जानबूझ के एक एक्शन किया, ये मेरी फिजिकल एक्टिविटी थी, मैं जब चाहूं इसको रोक सकती थी, ये एक स्टेट नहीं है, ये एक एक्शन है, जानबूझ के किया गया। इसलिए यहाँ जो टर्न है वो क्या है? हमारा एक्शन वर्ब है। ठीक है, अब क्योंकि एक्शन वर्ब है तो देखो एक्शन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चिल्ड्रन ग्रो ओल्ड वेरी क्विकली। अगेन हमारी लाइफ में स्टेट्स होती हैं, पहले एक बच्चा होता है, फिर यंग होता है, फिर ओल्ड एज भी आती है। ठीक है, तो ये स्टेट्स हैं जो अपने आप, मतलब इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये स्टेट चेंज होगी ही होगी, ये हमारी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो बच्चे जो है बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत जल्दी बड़े होते हैं। यस, बड़े होते हैं। तो चिल्ड्रन ग्रो ओल्ड, आप ध्यान से देखो, ग्रो के बाद ही जो ओल्ड है ये एक एडजेक्टिव है। ओल्ड एक एडजेक्टिव है ना, एडवर्ब तो नहीं है, एडजेक्टिव है इसमें ये, इसलिए ये क्या है? ग्रो लिंकिंग वर्ब, जो ओल्ड को चिल्ड्रन से केवल एसोसिएट कर रही है, लिंक कर रही है। चिल्ड्रन का यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रहा है ये वर्ड ओल्ड। ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन दे ग्रो टी फॉर एक्सपोर्ट, भाई वो जानबूझकर अपने माइंड का यूज करके कि अगर मैं टी उगाऊंगा तो मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ और उससे मुझे पैसा मिलेगा, तो ये जानबूझकर किया गया एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान था उनका। ये एक ऐसी चीज नहीं थी जो एक स्टेट है और उसमें चेंज होगा ही होगा अपने आप। नो, ये जानबूझकर की गई एक एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पर ग्रो क्या है? एक्शन वर्ब है। ठीक है ना। He went to get some milk, वो जानबूझ के, उसका पर्पस था कि वो दूध लेने गया, तो यहाँ तो गेट जो है वो है एक्शन वर्ब। Why are you getting angry? It means why are you changing your state? अभी आप काम हो, अपनी स्टेट चेंज क्यों कर रहे हो? गुस्से में क्यों हो रहे हो? It means angry क्या है? एक एडजेक्टिव है, और getting यहाँ पर क्या है? लिंकिंग वर्ब। जरा करो इसको, लिंकिंग वर्ब को आप बी फॉर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ गुस्सा क्यों हो रहे हो, इट मीन्स why are you angry, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो?
बी फॉर्म आर लिख सकते हो यू के अकॉर्डिंग, मतलब ये एक लिंकिंग वर्ब है। योर जॉब साउंड्स इंटरेस्टिंग, आप साउंड वर्ड का यूज करते हो, समथिंग साउंड्स डिप्रेसिंग, समथिंग साउंड्स हैप्पी, समथिंग साउंड्स सिली। आप कह सकते हो शी साउंडेड वेरी डिप्रेस्ड व्हेन शी स्पोक टू मी ऑन फोन लास्ट नाइट, कि वो मुझे थोड़ी सी डिप्रेशन में लगी। तो योर जॉब साउंड्स इंटरेस्टिंग, इट मींस रिप्लेस कर सकते हो, इट मींस योर जॉब इज इंटरेस्टिंग, तुम्हारी जॉब काफी इंटरेस्टिंग है। इट मींस ये जो साउंड्स है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब। अच्छा स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हर लिंकिंग वर्ब एक एक्शन वर्ब हो, ठीक है, इसलिए साउंड्स यहाँ एक लिंकिंग वर्ब ही है। ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गो और कम में तो साफ साफ एक्शन ही शो होता है, ओ मीन्स जाना, कम मीन्स आना, तो ये लिंकिंग वर्ब कैसे हो गई, ये स्टेट कैसे बता सकती है। आ रहा होगा ये क्वेश्चन आपके माइंड में, तो जरा देखिए कैसे बता सकती है। कम और गो के दो मीनिंग है, अगर कम और गो का मतलब आना और जाना है तब तो वो हमेशा एक्शन ही रहेगा, नो डाउट। लेकिन जब कम और गो का मतलब बिकम हो जाए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज को शो करे, तो फिर वो एक लिंकिंग वर्ब होगी, क्योंकि वो एक एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो देखिए ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, कहीं से आए थोड़े हैं भाई, सपने आए थोड़ी है कहीं से, एक्टिविटी थोड़ी है। फाइनली ऑल माई ड्रीम्स हैव बिकम ट्रू, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज शो हो रहा है, इसलिए यहाँ जो कम है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब। और ट्रू देखो क्या है, एडजेक्टिव। देखा था ना हमने कि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो प्लेस होगी वो नाउन या फिर एडजेक्टिव की होती है। शी केम टू मी, अब यहाँ वो मेरे पास आई, ये एक एक्शन वर्ब है, ये उसकी एक फिजिकल एक्टिविटी थी कि वो जानबूझकर मेरे पास आई। I went to Delhi, मैं जानबूझकर दिल्ली गई, तो ये गो की सेकंड फॉर्म है, एक्शन वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए she went mad to see her father, her father, यहाँ जो went यूज हुआ है उसका मतलब जाना नहीं है, यहाँ स्टेट में चेंज हो रहा है, उसका मतलब become है। It means she became excited, she became crazy to see her father, वो अपने फादर को देख के excited हो गई थी, पागल हो गई थी। एक स्टेट है, एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ जो went है, जो go की सेकंड फॉर्म है, वो यहाँ पर एक लिंकिंग वर्ब का काम करेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी की चीज, ये जो सारे वर्ब्स हैं इनमें से कुछ ही के हम एग्जांपल्स डिस्कस कर पाए हैं, बाकी की वर्ब्स मैं चाहूंगी कि आप डिक्शनरी में देखें और दोनों से कि कहाँ ये एक्शन वर्ब है, कहाँ लिंकिंग वर्ब है, दोनों से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर देखें। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमने एस और बी डिस्कस कर लिया है, ओ सी और ए हम इसके आगे आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी हम अपलोड कर देंगे उस वीडियो को। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।